वीडियो के थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम लोग ये सेशन अच्छी तरीके से करते हैं। कल का सेशन हमारा गड़बड़ हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनेट की। कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन की शुरुआत हम लोग इस बात से करते हैं कि द प्लांट्स दे नीड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बात याद रखिएगा, प्लांट को ग्रोथ चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। और अगर मैं प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना चाहता हूं तो प्लांट को कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि प्लांट को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्लांट को चाहिए प्रोटीन, ओके, इसके अलावा फैट, इसके अलावा मिनरल, वाटर एटसेट्रा। अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हमें चाहिए जो प्लांट को चाहिए, प्लांट को भी वही सारी चीजें चाहिए अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। इन्हें हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के नाम पर जानते हैं। और दूसरे तरीके के हैं मिनरल एंड वाटर, इनको हम लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के नाम पर जानते हैं, नोन एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। So there are two type of nutrition. One is known as organic nutrition, other one is known as inorganic nutrition. Organic nutrition के लिए प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। We all know कि फोटोसिंथेसिस करके वो अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जुगाड़ करेंगे। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए द प्लांट डिपेंड्स अपॉन सॉइल, इस सॉइल पे डिपेंड रहते हैं। सॉइल इज द गुड सोर्स ऑफ वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल की सोर्स के लिए जितने भी प्लांट हैं वो बेटा सॉइल पे डिपेंड रहते हैं, तो हमें सॉइल से मिलने वाला है वाटर एंड मिनरल। ओके, ये बात छोटी सी बात है, मैं मालूम होनी चाहिए। सॉइल का डिपेंडेंसी है अगर हमें वाटर मिनरल चाहिए। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं सन 1860 में, 1860 में एक साइंटिस्ट हुए, नाम याद रखिएगा, जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो करा दिया। जूलियस वॉन सैक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इट इज नोन एज सॉइल लेस कल्चर। याद रखिएगा, इट इज नोन एज सॉइल लेस कल्चर। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोपोनिक्स का नाम भी देते हैं, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, हाइड्रोपोनिक्स का नाम भी देते हैं। और इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स करके, सॉइल लेस कल्चर करके इन्होंने पौधे को ग्रो करके दिखा दिया। और इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉइल की जरूरत हो पौधे को ग्रो करने के लिए। सो खैर, मैं अपना टॉपिक संभालता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी देखिए। सो प्लांट नीड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल। इसमें से कुछ है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, कुछ है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक के लिए फोटोसिंथेसिस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए वी नो दैट वी डिपेंड अपॉन द सॉइल। सॉइल पर दो चीजों के लिए डिपेंडेंट है, एक वाटर और एक और मिनरल के लिए। अच्छा, एक साइंटिस्ट हुए 1860 में, जूलियस वॉन सैक, जिन्होंने सॉइल लेस कल्चर किया। अब देखिए, सॉइल लेस कल्चर का एक्सपेरिमेंट का एक प्रोटोटाइप आपकी बुक में डायग्राम में बना हुआ है, आप देखते जाएंगे, वो डायग्राम में आपको दिख जाएगा। खैर, मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने यहां पर एक छोटी सी ट्यूब लगाई हुई है फनल के फॉर्म में, जिसमें इन्होंने डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन डाला हुआ है। याद रखना, एक जार लिया है, जार में केवल वाटर है, जार में इन्होंने वाटर रखा हुआ है। देखिए, जार में पानी भर दिया, ये जार में पानी भर दिया। एक इन्होंने ट्यूब लगाई है, ट्यूब में इन्होंने मिनरल डालना चालू किया, मिनरल। और ये मिनरल सॉल्यूशन है, इट इज डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। पहले से हमें मालूम है इस मिनरल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, ओके। इसके अलावा इन्होंने यहां पर एक पेड़ को लगा के रखा हुआ है, पौधे को लगा के यहां पे रखा हुआ है, लाइक दिस, ओके। और यहां पर एक ट्यूब लगा के रखी हुई है, एंड दैट ट्यूब इज नोन एज एयरेशन ट्यूब, एयरेशन ट्यूब। सो एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि ये डायग्राम आपको क्या बताता है, सॉइल लेस कल्चर। देखिए, पौधा यहां पर बिना सॉइल के ग्रो करता हुआ दिख रहा, बिना सॉइल के ग्रो करते हुए दिख रहा, क्योंकि आपने एक डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन एक तरफ से डाला हुआ है और इस डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन को आपने वाटर में डाला हुआ है। तो वाटर और मिनरल दोनों आपको सॉल्यूशन से मिल रहे हैं, तो सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन कल्चर।
इसे कभी कभी हम लोग सॉल्यूशन कल्चर का नाम भी दे देते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का नाम देते हैं, और इसी को हम लोग सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं कि इसमें सॉइल की जरूरत नहीं हुई और पौधे को ग्रो करा के हमने दिखा दिया। बेसिकली पौधे को वाटर और मिनरल चाहिए, सॉइल से मिल जाए तो, सॉल्यूशन से मिल जाए तो। बोलते हैं सॉइल लेस कल्चर का कॉमर्शियल यूज है। कॉमर्शियली आजकल हम लोग कॉमर्शियली भी बेटा इस सॉइललेस कल्चर को यूज कर रहे हैं, और एक दो प्लांट है जैसे उन्होंने बताया टोमेटो, ठीक है, सीडलेस कुकुम्बर, ये सब हम लोग ग्रो करा रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग आजकल ग्रो करा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स से। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स से टोमेटो और सीडलेस कुकुम्बर हम लोग ग्रो करा करके कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग साइंटिफिकली यूज कर सकें। अच्छा, एक और यूज है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ये जो मिनरल सॉल्यूशन है, दिस इज अ डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। अब डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में हमें मालूम है हमने यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट हमने यहाँ पर डाले हैं। तो इन डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन पे हम कुछ मिनरल ऐड कर सकते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर 15-20 मिनरल हमने डाल रखे हैं, 15 या 20 मिनरल डाल रखे, और एक और मिनरल ऐड कर दिया। उस मिनरल को ऐड करने पर पौधे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वो मिनरल इसेंशियल नहीं था। या फिर यहाँ पर 15-20 मिनरल मैंने लेके रखा हुआ है और उसमें से कोई एक मिनरल रिमूव कर दिया, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनाया था वो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारे मिनरल का मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया था, और वहां से कुछ मिनरल हटा लिए। कुछ मिनरल हटाने पे पौधे की सेहत पे फर्क पड़ने लगा, इसका मतलब वो मिनरल बड़ा इसेंशियल था, और अगर निकालने पर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अनइसेंशियल था। तो वी कैन ऐड, वी कैन रिमूव, वी कैन टेक वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, हम वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ले सकते हैं। अगर बेटा अपना मिनरल सॉल्यूशन को में एक नए मिनरल को ऐड कर दें, रिमूव कर दें और वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ले लें, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। हम यहाँ पर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मिनरल्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन मिनरल बेटा इसेंशियल निकले, कौन नॉन इसेंशियल निकले, ये याद रखना। इसके अलावा किसी मिनरल को डेफिशिएंट कर देने से, अगर हम किसी भी मिनरल को ना ले, मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि पोटेशियम की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने पोटेशियम हटा दी, पोटेशियम डिफिशियंसी हो गई, तो पौधे में कोई ना कोई बेटा बदलाव जरूर आ जाएंगे। तो हम उस मिनरल से होने वाले डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये रियल यूज है जो वैज्ञानिक करते हैं। ऑल्दो कॉमर्शियली भी यूज कर रहे हैं हम लोग, टोमेटो ग्रो करा रहे हैं, सीडलेस कुकुम्बर ग्रो करा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लैब में भी यूज होता है, और लैब में यूज करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मिनरल कौन से हैं, और किसी भी डिफिशियंसी सिम्टम की बात क्या हो सकती है। याद रहेगा आपको। अगर आप इतना सीख पाए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मिनरल एलिमेंट की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया गया है। ऑल्दो उन्होंने बोला आउट ऑफ 105 नेचुरल एलिमेंट जो कि अर्थ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अर्थ, इस अर्थ में प्रेजेंट लगभग 105 मिनरल एलिमेंट हैं, और इन 105 मिनरल एलिमेंट में प्रेजेंट हमारा पौधा ग्रो कर रहा है, क्योंकि पौधा तो अर्थ में ही ग्रो कर रहा है। हम लोग भले सॉइल लेस कल्चर कर लें, लेकिन पौधा हमारा तो बेटा सॉइल में ही ग्रो कर रहा है। तो बोलते हैं इस पौधे ने अर्थ से बहुत सारे मिनरल एब्जॉर्ब किए, और बहुत सारे मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमने इस पौधे की एनालिसिस की, तो एनालिसिस में पाया अबाउट 60, लगभग 60 मिनरल एलिमेंट जो हैं वो पौधे में मिले हमें, 60 मिनरल एलिमेंट पौधे में मिले। तो हमें ये लगता है कि पौधे ने जितने भी मिनरल उठाए होंगे वो सब इसेंशियल होंगे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पौधों में गोल्ड तक पाया है, गोल्ड, पौधों में गोल्ड मिल जाता है, सेलेनियम मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव साइट पर है तो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम तक मिल जाता है। बोलते हैं पौधों में लगभग 10⁻⁻8 ग्राम पर
सॉरी 10⁻⁸ ग्राम पर ml, इतना कम बेटा कंसंट्रेशन भी हम लोगों ने पता लगा लिया, 10⁻⁸ ग्राम। और इस तरीके से कंसंट्रेशन पता करके हम लोगों ने पौधों में देखने की कोशिश की कि कौन कौन से मिनरल है। तो याद रखना, पौधे में जो सारे मिनरल प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है कि वो एसेंशियल हो। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी याद रखना, क्या है क्राइटेरिया जिससे हम बोल सकते हैं कि कौन सा मिनरल एसेंशियल होगा, कौन नॉन एसेंशियल होगा। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में 3 क्राइटेरिया हैं, आप इनको चाहे तो निमोनिक्स की तरह पढ़ सकते हैं, चाहे कैसे भी। दीज क्राइटेरिया नोन एज NSD। N फॉर द मिनरल शुड बी एब्सोल्यूट नेसेसरी, N फॉर नेसेसरी, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट नेसेसरी। अब आप बोलेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी? एब्सोल्यूट नेसेसरी का मतलब है उस मिनरल के बिना ना तो ग्रोथ हो सकती है और ना तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, या तो ग्रोथ गड़बड़ हो जाएगी या तो रिप्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो M फॉर एब्सोल्यूट नेसेसरी, वो मिनरल बहुत नेसेसरी होना चाहिए, उसको हटा देने पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिक्कत हो जाएगी। नाउ S इज वेरी मच स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब नॉन रिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। इसका मतलब है अगर कोई काम पोटेशियम कर रहा तो वो पोटेशियम ही करेगा। अब आप उसमें सोडियम डाल दो तो सोडियम कभी भी उसका काम नहीं कर सकता। तो वो मिनरल कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट नेसेसरी होना चाहिए, और वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, नो सब्सटीट्यूट। उसको सब्सटीट्यूट में हम लोग पता ना लगा सके कि कौन इसका सब्सटीट्यूट भी कोई लिया जा सकता है, नो सब्सटीट्यूट। और D is it should involve in direct metabolism. It should involve in direct, D for direct metabolism. ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, तो याद रखना वो मिनरल एब्सोल्यूट नेसेसरी होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, दैट इज नॉन रिप्लेसेबल, उसे रिप्लेस ना किया जा सके, और वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हुआ क्या, आपने देखा कि धरती में तो 105 मिनरल एलिमेंट है, सॉरी, और बेटा उन 105 मिनरल एलिमेंट से पौधे में लगभग 60 मिनरल एलिमेंट पहुंच चुके हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट में आपने 60 मिनरल एलिमेंट पहुंचाए हैं, और 60 मिनरल एलिमेंट की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml तक ना आकी गई है। फिर हमने देखा जो पौधों में पहुंचे मिनरल हैं वो सारे मिनरल एसेंशियल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने क्राइटेरिया निकाला, दैट इज नोन एज क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्नॉन, भूलिएगा मत इन्हें। और इन्होंने बताया कि 3 मेन क्राइटेरिया में से और भी क्राइटेरिया लिए गए, लेकिन देयर आर 3 मेन क्राइटेरिया, NSD। N फॉर एब्सोल्यूट नेसेसरी, उसके बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। S फॉर वेरी स्पेसिफिक, देयर इज नॉट रिप्लेसेबल, एंड D फॉर इट शुड इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म, इसको डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अगर हुआ तो उसे हम लोग इसेंशियल माना जाएगा। तो आप देखिए धरती में 105 थे, हम लोग बोल रहे थे अर्थ में है 105, प्लांट में लगभग 60, यानी प्लांट में अबाउट 60 एलिमेंट थे, लेकिन इन 60 एलिमेंट ने जब क्राइटेरिया पास किया तो केवल 17 एलिमेंट, ओनली 17 एलिमेंट्स दे आर कंसीडर्ड एट इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। इन्हें हम लोग इसेंशियल मिनरल एलिमेंट कह पाए। बाकी सारे तो इसेंशियल पाना या ना कह पाना ये किन बातों पर निर्भर करता है? ये 3 बातों पर निर्भर करता है। इन तीनों बातों का नाम है NSD। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट नेसेसरी, S इज वेरी स्पेसिफिक, D इट शुड इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म। अब इसेंशियल मिनरल एलिमेंट जो कि 17 मिनरल एलिमेंट है, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। यस, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस 17 एलिमेंट्स, इन्हें हम लोग इसेंशियल मिनरल एलिमेंट जरूर बोलते हैं, याद रखिएगा, इसेंशियल मिनरल जरूर बोलते हैं। लेकिन इन इसेंशियल मिनरल एलिमेंट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, याद रखिएगा। इनमें से कुछ थे जिनको हमने नाम दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट, और कुछ ऐसे थे जिनको नाम दिया गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए यहां पर क्राइटेरिया लिया गया 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट। अगर बेटा 1 किलोग्राम हम पौधे का ड्राई वेट निकालें
तो उसमें जिन मिनरल एलिमेंट की मौजूदगी 10 मिलीमोल से ज्यादा हो उन्हें हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से अगर कम हो तो इन्हें हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो एक हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरे हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक लिस्ट है जो आपको लर्न करनी चाहिए। हमारे इस टीचर ने हमें लर्न कराया था कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पीके, फास्फोरस, पोटेशियम, मग से मैग्नीशियम, सल्फर, काफी, ये हमें लर्न कराया था। तो हमें ऐसे याद है, इट इज नोन एज कॉर्न, पीके, मग से, काफी। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आजकल आयरन इसमें नहीं है, मैक्रो में नहीं माना जा रहा। तो आप कौन, पीके, मग से, का याद रखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में कैटेगरी आएगी फेकू, दैट इज आयरन, कॉपर, मंजन, दैट इज मैग्नीशियम, फेकू, मंजन, मॉलीबोरो, मॉलिबेडम, बोरॉन, एंड निकिल, क्लोरो। फेकू, मंजन, मॉलीबोरो, फेकू दैट इज आयरन, कॉपर, फेकू, मंजन मतलब मैग्नीज, जिंक, मॉलिबेडम, बोरॉन, निकिल एंड क्लोरीन। तो याद रखेंगे फेकू, मंजन, मॉलीबोरो, निकिल, क्लोरो। इसमें से जो निकिल है, इट इज द मोस्ट रीसेंट एलिमेंट, सबसे बाद में ऐड किया जाने वाला एलिमेंट है, इट इज रीसेंट, मोस्ट रीसेंट, दैट इज नोन एज निकिल। तो दो तरीके के एलिमेंट है, एक है मैक्रो, दूसरे माइक्रो। मैक्रो का मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। दोनों के बिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, दोनों स्पेसिफिक हैं और दोनों मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। लेकिन एक ज्यादा मात्रा में चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल, और एक कम मात्रा में चाहिए। तो मैक्रो और माइक्रो का क्लासिफिकेशन किया कर दिया गया। मैक्रो में एग्जांपल है कौन, पीके, मग से, का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आया लेस देन 10 मिलीमोल, दैट इज नोन एज फेकू, आयरन, कॉपर, मंजन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिबेडनम, बोरॉन, निकिल, क्लोरीन। इनमें से निकिल है वो बहुत रिसेंट है। इसके अलावा इसेंशियल एलिमेंट का फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी किया गया, आपको याद रखना पड़ेगा, इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी किया गया। और इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए देयर इज अ फार्मूला नोन एज 20। अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 20 इज द फार्मूला, BEES या पीस आप जो भी बोल सकते हैं। द मिनरल एलिमेंट विच इन्वॉल्व इन बायोमॉलिक्यूल फॉर्मेशन, वो मिनरल एलिमेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनमें से एग्जाम्पल है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और ये बायोमॉलिक्यूल हो सकते हैं प्रोटीन यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, इसके अलावा फैट बना सकते हैं एटसेट्रा। तो यानी कि वो मिनरल एलिमेंट जो बायोमॉलिक्यूल बनाने में हेल्प हो, दैट इज नोन एज कॉन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो एक बेटा क्लासिफिकेशन हो गया था इसेंशियल मिनरल एलिमेंट विच कैन फॉर्म बायोमॉलिक्यूल। दूसरा, द एलिमेंट which are involved in formation of energy related compound। कुछ ऐसे मिनरल एलिमेंट है जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे एक एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बनाने के लिए जो इन्वॉल्व है वो है फास्फोरस। दूसरा, इन्होंने क्लोरोफिल को भी बेटा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड माना है, और क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम और कभी कभी नाइट्रोजन का नाम भी लेते हैं, लेकिन मेनली मैग्नीशियम का नाम ले सकते हैं हम लोग। ओके, इसके अलावा तो बी हो गया, ई हो गया, ई इज एनर्जी रिलेटेड। नाउ द एंजाइम रिएक्टिविटी। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एंजाइम रिएक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसका एक लिस्ट दिया है आपकी बुक में। जैसे इन्होंने दिया कि मैग्नीशियम नाम का जो मेटामिनरल एलिमेंट है वो रुबिस्को नाम के एंजाइम के एक्टिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुबिस्को C3 कंपाउंड, C3 का एक एंजाइम है, C3 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा PEP कार्बोक्सिलेज नाम के एंजाइम में भी इसका बड़ा रोल है। तो याद रखिएगा PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को में बेटा मैग्नीशियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने जिंक नाम का बेटा एक मिनरल एलिमेंट बताया है।
जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है जो बेटा फर्मेंटेशन में काम आएगा। तो मैग्नीशियम वो है जो रुबिस्को और पीईपी कार्बोक्सिलेज में काम आएगा, और जिंक है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में काम आएगा। इसी तरीके से उन्होंने मॉलिब्डेनम नाम का एक एलिमेंट है जो नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम में बेटा बड़ा काम आता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम में भी बड़ा काम आता है। ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है जो आपको आना चाहिए। नाउ एस इज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, B फॉर बायोमोलिक्यूल, E फॉर एनर्जी रिलेटेड, E फॉर एंजाइम रिएक्टिविटी। इसके अलावा सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले कुछ मिनरल एलिमेंट होंगे जो स्टोमेटा ओपनिंग में बड़ी मदद करते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग में बड़ी मदद करते हैं। और इसमें इन्होंने बेटा मेन नाम लिया है पोटेशियम। अगर आपको कभी भूल जाए, दिस थ्योरी इज नोन एज पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। और ये पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस जो दी गई थी, इट इज फॉर स्टोमेटा ओपनिंग। ये स्टोमेटा ओपनिंग के लिए ये हाइपोथेसिस दी गई थी, आप भूलिएगा मत। तो पोटेशियम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसलिए ये स्टोमेटा ओपनिंग में बड़ी हेल्प करता है। सो आप देख सकते हैं कि देयर आर सम मिनरल एलिमेंट जिनको हम लोगों ने 20 के नाम से पढ़ा। बी फॉर बायोमॉलिक्यूल बनाने वाले, दैट इज कॉन्स। ई फॉर एनर्जी रिलेटेड को बताने वाले फास्फोरस और फास्फोरस। एंड इसके अलावा बेटा आपने मैग्नीशियम देखा क्लोरोफिल बनाने के लिए, फिर ई फॉर एंजाइम रिएक्टिविटी के लिए, एंड एस फॉर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के लिए। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने देखा मिनरल एलिमेंट की अलग अलग बातें। नाउ अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में रोल ऑफ, दैट इज नोन एज रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के हमें रोल पता करने। याद रखना, एक छोटी सी क्लास में हर एक माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल मैं लिखा भी नहीं सकता और आपको लिखना भी नहीं चाहिए, पर आपको एक कॉलम बनाना चाहिए जो मैंने आपको क्लास में बना करके भी बताया था। पहले तो एक कॉलम में आप देखिए मिनरल एलिमेंट, यहां पर एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखा होना चाहिए मिनरल एलिमेंट। दूसरे कॉलम पर लिखिए एब्जॉर्ब्ड एज, वो कैसे एब्जॉर्ब्ड होता है या फिर वो किस आयंस के रूप में एब्जॉर्ब होता है, दूसरा कॉलम हो जाएगा। तीसरा कॉलम बनाएंगे फंक्शंस, और फंक्शन लिखते वक्त आप लिखेंगे 20 के हिसाब से फंक्शन। क्या उसका कोई फंक्शन बायोमॉलिक्यूल में है, एनर्जी रिलेटेड में है, एंजाइम एक्टिविटी में है, या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में। और इसके बाद भी अगर कोई काम बच जाता है तो आप लिखेंगे रिमार्क। रिमार्क लिख करके एक चार्ट बना सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने मिनरल एलिमेंट लेता हूं नाइट्रोजन। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होता है? इट इज एब्जॉर्ब एज NO2, NO2 माइनस या फिर NO3 माइनस या फिर अमोनिया। तो एनाइन के रूप में भी और कैटाइन के रूप में भी ये एब्जॉर्ब होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? क्या ये बायोमॉलिक्यूल बनाता है? यस, ये प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन बेसिस बनाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। बहुत सारे काम हो गए। न्यूक्लियोटाइड। क्या ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाता है? यस, क्लोरोफिल बनाता है। ई फॉर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड क्लोरोफिल बनाता है। क्या ये किसी एंजाइम एक्टिविटी में है? नहीं है। क्या ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन में कोई दिखाता है? नहीं। इसके अलावा रिमार्क में आप लिख सकते हैं ये एपिकल मेरिस्टम की एक्टिविटी को हेल्प करता है। और इस तरीके से आपने नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ जान लिया। तो आप हर एक मिनरल एलिमेंट को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसमें हर एक मिनरल एलिमेंट का फंक्शन लिखा होना चाहिए। तो पहला कॉलम मिनरल एलिमेंट, दूसरे कॉलम पे एब्जॉर्ब्ड है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, तीसरे कॉलम पे उसका क्या क्या फंक्शन है, चौथे कॉलम पे अगर कुछ बच जाता है तो उसको लिख डालेंगे ना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर आप एनसीईआरटी अपने पास रख के पढ़ रहे हैं तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स के नाम पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। और याद रखना ये एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। पहले इसे समझने की कोशिश करिए। मैं 4 डेफिनेशन यहां पर पढ़ाता हूं। पहली डेफिनेशन है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन।
पहली डेफिनेशन है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ये क्या होती है सर, ये कौन सी बला है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा इट इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, इट इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और भी अच्छा है, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। और किसकी कंसंट्रेशन सर, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन तो है, लेकिन किसकी, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, किसी भी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट की एक नैरो रेंज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो रेंज? लेट्स सपोज मैंने कहा कि 20 मिलीमोल से लेकर 25 मिलीमोल, तो अब आपने देखा कि यहां पर कितनी रेंज में क्या क्या मिला, 20 मिला, इसके बाद 21 मिला, 22 मिला, 23 मिला, 24 मिला और 25 मिला। तो आपकी एक नॉर्मल लोअर बाउंड्री हुई 20 मिलीमोल की, और एक अपर बाउंड्री हुई दैट इज 25 मिलीमोल। तो हमने बोला एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है। उस नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट की वो नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जिसमें पौधे की ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ, दैट नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। चलिए मेरे साथ बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज ऑप्टिमम कंसंट्रेशन? इट इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट एट विच प्लांट शो मैक्सिमम ग्रोथ। अब इसका मतलब है ये प्लांट ये मिनरल कहां से उठा रहे हैं, सॉइल से, इसका मतलब सॉइल में ये कंसंट्रेशन देखी जा रही है। वंस मोर, इट इज अ narrow range of concentration of essential mineral element that is present in soil that is taken by the plant to show the maximum growth, minimum growth, optimum growth नहीं, maximum growth। अगर इतनी मिनरल एलिमेंट आ जाए तो ये मैक्सिमम ग्रोथ होगी। और मैं क्या बताना चाहता हूं कि मान लो 20 मिलीमोल यहां पर प्रेजेंट है तो ग्रोथ मैक्सिमम होगी, 21 होगी तब भी मैक्सिमम होगी, ग्रोथ बढ़ने वाली नहीं है। जो ग्रोथ 20 में वही, 21 में वही, 22 में वही, 23 में वही, 24 में वही, 25 में, यानी 20 से लेकर 25 तक कुछ भी यहां पड़ा हो, यहां पर 23 मिलीमोल पड़ा, 23 मिलीमोल पड़ा हो, तब भी ग्रोथ मैक्सिमम। अगर मैं बोलूं 24 मिलीमोल पड़ा तब भी ग्रोथ मैक्सिमम, अगर मैंने बोला 20 मिलीमोल पड़ा हो तब भी ग्रोथ मैक्सिमम, अगर मैंने बोला 25 पड़ा है तब भी ग्रोथ मैक्सिमम। लेकिन बेटा इस ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की दो बाउंड्री है, एक अपर बाउंड्री एक लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री को भी हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो कोई पूछे व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट बिलो विच इफ टेकन प्लांट शो रिटार्डेशन इन ग्रोथ। व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं बोलूं कि 19 मिलीमोल कंसंट्रेशन है, या 18 मिलीमोल कंसंट्रेशन है, या 17 मिलीमोल कंसंट्रेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से कम है कि ज्यादा है? एक कम है। तो बताइए अगर इतनी कंसंट्रेशन है 19, 20, 18, 17, 16, 10, 9, 0, तो इस कंसंट्रेशन पे पौधे की ग्रोथ मैक्सिमम होगी कि रिटार्डेशन हो जाएगा? मैक्सिमम से कम हो जाएगी, और मैक्सिमम से कम हो जाना मतलब रिटार्डेशन। So what is critical concentration? Critical concentration is any concentration, sorry, it is a concentration below the optimum concentration. It is the concentration of, nahi, it is a boundary of the concentration, that concentration below which, उस concentration के नीचे अगर कुछ लिया गया तो प्लांट बेटा क्या शो करेगा? रिटार्डेशन। Critical concentration is the concentration of essential mineral element below which if taken plant show retardation, प्लांट रिटार्डेशन शो करने लगते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि 19, 18, 17 ये क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल इज 20, क्योंकि 20 के बिलो कुछ भी लिया तो फिर वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। इसका मतलब है क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज अ लोअर बाउंड्री ऑफ द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की जो लोअर बाउंड्री है दैट इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। देन व्हाट इट इज? 19, 18, 17, इट इज नोन एज डेफिशिएंसी। सर जी व्हाट इज डेफिशिएंसी? Deficiency is any concentration
बिलो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के बिलो कोई भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी। तो मैं बोलूं 19 क्या है, मैं अगर आपसे बोलूं कि 9 क्या है, इट इज डेफिशिएंसी। 18 क्या है, डेफिशिएंसी। 17 क्या है, डेफिशिएंसी। ऑल ऑफ देम आर डेफिशिएंसी बिकॉज ये 20 से कम है। इसका मतलब 19 लो, 18 लो, 17 लो, इससे क्या होगी, डेफिशिएंसी। तो बोलेंगे सर डेफिशिएंसी और क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके नीचे अगर लिया जाए तो डेफिशिएंसी होती है, यानी वो मिनिमम कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो पहला हो गया ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, दूसरा क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तीसरा हो गया डेफिशिएंसी। नाउ चौथा, व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम, ये एक अगला टॉपिक है। व्हाट इज डेफिशिएंसी, जा रहा हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम। तो व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम, अगर ग्रोथ में कमी आई, इफ द ग्रोथ डिक्रीजेस, अगर ग्रोथ में रिटार्डेशन आया, सो देयर इज सम मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस in occur due to retardation in growth. Retardation in growth when mineral is deficient. When mineral is deficient. डेफिनेशन भले मुश्किल हो सकती है लेकिन मतलब समझ में आ सकता है। पहले तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन अगर लोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की लोअर बाउंड्री होगी वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगी। लोअर बाउंड्री से कम लोगे तो वो डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी में अगर मिनरल होगा तो पौधे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, और पौधे की ग्रोथ अगर रिटार्ड हो गई तो पौधा कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज शो करेगा। उन्हीं मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज का नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम। मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी हो गई, मान लीजिए नाइट्रोजन अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है, इसका मतलब नाइट्रोजन की हो गई डेफिशिएंसी। इसका मतलब नाइट्रोजन से जो क्लोरोफिल बनता था वो नहीं बनेगा। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में काम आता है, और अगर बेटा नाइट्रोजन से क्लोरोफिल नहीं बना तो पत्तियां पड़ गई पीली। पत्तियों का पीला पड़ जाना ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, और अगर वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज पत्तियां पीली दिखाई पड़ने लगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम। सिंपल है। अगर आपको इतनी सिंपल सी बातें समझ में आ गई हैं तो ये 4 डेफिनेशन है जो मैंने पहले ही कही थी कि आपको यहां पर समझनी चाहिए, वो चारों डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी। पहला है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, दूसरा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तीसरा आपने पढ़ा डेफिशिएंसी, और चौथा आपने पढ़ा डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और इस तरीके से आपने चारों बातें पढ़ ली। नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखाई पड़ेंगे, बहुत आसानी से आप बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पर है मिनरल, और मिनरल की है डेफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से पौधे को अपटेक कम हो रहा है, पौधे को कम मिनरल मिल रहा है, अपटेक डिक्रीज हो चुका है। पौधे को एक अपटेक डिक्रीज हो गया लेकिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज नहीं हुई। ये है न्यू टिश्यू, न्यू लीफ, और नए टिश्यू को मिनरल की तुरंत जरूरत है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर नए टिश्यू को मिनरल नहीं मिला तो पौधा मर जाए, पौधे का नया टिश्यू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमने देखा यहां पर एक पुरानी पत्ती है, ओल्ड टिश्यू प्रेजेंट है, ओल्ड टिश्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर मैग्नीशियम की कमी है, लेट्स सपोज यहां पर मैग्नीशियम की कमी है, तो ये मैग्नीशियम ज्यादा जरूरी है न्यू टिश्यू को, क्योंकि न्यू टिश्यू अपने ग्रोथ लेवल पर है, उसे ग्रोथ करने की जरूरत है। अब अगर हम ये मैग्नीशियम कम पहुंचाए तो यहां पर टिश्यू की ग्रोथ गड़बड़ होने लगे। लेकिन मैग्नीशियम पुराने टिश्यू में प्रेजेंट है, इसलिए पुराना टिश्यू नए टिश्यू को मैग्नीशियम मोबिलाइज कर देगा, यानी मोबिलिटी होगी। तो अगर मिनरल में मोबिलिटी है, याद रखना, तो वो भले सॉइल में कम हो, सॉइल में कम होगा
तो वो मिनरल सॉइल में कम होगा तो प्लांट में कम जाएगा, प्लांट में कम जाएगा तो नए टिश्यू को कम मिलने लगेगा। लेकिन नया टिश्यू पुराने टिश्यू से उस मिनरल को ले लेगा, पुराने टिश्यू से ले लेगा तो नया टिश्यू की ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसका मतलब वो मिनरल की कमी पुराने नए टिश्यू में ना दिख के कहां दिखाई पड़ेगी, पुराने टिश्यू में दिखाई पड़ेगी। इसीलिए डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे पुराने टिश्यू में। सो आप बोल सकते हैं अगर मिनरल मोबाइल है, मोबिलिटी है, अगर मिनरल मोबाइल है तो याद रखना जो सिम्टम आएंगे वो आएंगे नए टिश्यू पे नहीं आएंगे, वो पुराने टिश्यू पे आएंगे। जैसे कि मैं बोल दूं यस नाइट्रोजन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, नाइट्रोजन मैग्नीशियम इन सब की कमी की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं पोटेशियम की कमी, एनपीके फास्फोरस की कमी, इन सब की कमी से जो सिम्टम आएंगे वो आएंगे कहां पर, ये आएंगे आपकी ओल्ड टिश्यू में। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो याद रखना ओल्ड टिश्यू। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया सॉइल में मिनरल कम था, नए टिश्यू को जरूरत थी, नए टिश्यू के पास मिनरल पहुंच नहीं रहा था, उसने पुराने टिश्यू से मांग लिया, नए टिश्यू का काम चल गया, पुराने टिश्यू को कमी आ गई, पुराने टिश्यू ने सिम्टम शो कर दिया। तो पुराने टिश्यू ने सिम्टम शो किया कब, जब मिनरल मोबाइल है। मोबाइल है इसका मतलब वो पुराने टिश्यू से नए टिश्यू में आ गया। अब जरा दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन है लेट सपोज यहां पर कैल्शियम की कमी देखी जा रही है, कैल्शियम की कमी, और ये कैल्शियम की जरूरत, कैल्शियम की जरूरत नए टिश्यू को है, नए टिश्यू को जरूरत है। और याद रखना कैल्शियम में मोबिलिटी नहीं है, नॉन मोबाइल है, नॉट मोबाइल है, नॉन मोबाइल एलिमेंट है। तो बताइए कैल्शियम की जरूरत नए टिश्यू को थी लेकिन नए टिश्यू को कैल्शियम नहीं मिल रहा, तो एक तो उसे सॉइल से नहीं मिल रहा, सॉइल में कमी है, दूसरा पुराना टिश्यू भी उसे नहीं दे रहा क्योंकि वो इमोबाइल है। इमोबाइल है इसका मतलब नॉन मोबाइल है, मोबाइल नहीं कर सकता, इसका मतलब उसकी कमी सीधे नए टिश्यू में दिखाई पड़ेगी। तो सिम्टम्स न्यू टिश्यूज में आएंगे। तो कब न्यू टिश्यू में आएंगे, कब ओल्ड टिश्यू में आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मोबाइल है तो ओल्ड टिश्यू में आएंगे, इफ इट्स नॉट मोबाइल इट विल बी इन न्यू टिश्यू। और इस तरीके से आपको सिम्टम कहां देखने को मिलेंगे इसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, अब क्या क्या सिम्टम जनरली आप देख सकते हैं, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, तो मैं केवल एनसीईआरटी वाले सिम्टम ही पढ़ाऊंगा। पहला सिम्टम है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज नथिंग बट येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ का पीला पड़ जाना, येलोइंग ऑफ लीफ। क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी इन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी क्यों हो गई, क्योंकि बेटा क्लोरोफिल बनाने वाले मिनरल एलिमेंट कम पड़ गए। तो ये एक बीमारी है क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला पड़ जाना। और पत्तियों को पीला करने वाली यानी क्लोरोसिस किन किन मिनरल एलिमेंट की कमी से होती है, उनका एक फार्मूला है, आप लोग इसे ऐसे ही लर्न कर लेंगे। इट इज नोन एज मंजन मोशन, मोशन आयरन का मग। एक छोटा सा निमोनिक्स है, हम लोग बनाते रहते हैं, आप लोग को पास अच्छा अगर निमोनिक हो तो आप अपना रखिएगा। इट इज मंजन मैग्नीज जिंक, मोशन में मॉलिब्डेनम सल्फर नाइट्रोजन, मंजन मोशन आयरन का मग, ये आयरन और ये पोटेशियम और ये मैग्नीशियम, इन मिनरल एलिमेंट की कमी की वजह से आती है क्लोरोसिस। तो मंजन मोशन आयरन का मग। क्लोरोसिस के बाद दूसरी कमी है, इट इज नोन एज नेक्रोसिस। What is necrosis? It is known as death of tissue. Necrosis is known as death of tissue. Death of tissue. ये आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, जैसे कि ब्लैक स्पॉट अपॉन लीफ। अगर आपको दिखाई पड़े ब्लैक स्पॉट या फिर दिखाई पड़े ब्राउन स्पॉट, इसका मतलब वहां पर स्पॉट क्यों आया, क्योंकि वो टिश्यू की डेथ हो चुकी है। अगर डेथ हो चुकी है तो इसे हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस करने की 3-4 एलिमेंट की कमी से आपकी बुक में लिखा है, इट इज नोन एज काकू का मग। कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी से आती है नेक्रोसिस। ओके, तो पहला हो गया क्लोरोसिस जो इन बेटा एलिमेंट की कमी की वजह से आती है, नेक्रोसिस की वजह ये हो गई।
इसके बाद तीसरा सिम्टम आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज नोन एज इनहिबिशन इन सेल डिवीजन। इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कमी आ जाना। सेल डिवीजन में कमी आती है इन एलिमेंट की कमी से, इट इज नोन एज मोशन कम। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो ऐसे लर्न करिएगा, मोशन कम, सेल डिवीजन में कमी तो मोशन कम। मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इट इज मोशन कम। देखिए फॉर्मूला, मंजन मोशन आयरन का मग, काकू का मग, मोशन कम, कम का मतलब पोटेशियम। और इसके अलावा चौथा सिम्टम आपके बुक में दिया गया है, डिले इन फ्लावरिंग। डिले फ्लावरिंग, अगर फ्लावर डिले हो गए तो डिले सीडिंग, सीड बनना भी डिले हो जाएगा। और इसमें फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मोशन। तो देखिए लगभग एक ही तरीके के फॉर्मूले से सारे के सारे सिम्टम आपने पढ़ लिए। व्हाट इज मोशन? इट इज मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। और इस तरीके से आपने अपने क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, इसके अलावा आपने डिले इन फ्लावरिंग, इनके सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो क्लोरोसिस का था मंजन मोशन आयरन का मग, नेक्रोसिस का था कैल्शियम कॉपर पोटेशियम मैग्नीशियम काकू का मग। इसके अलावा मोशन कम है सेल डिवीजन कम होने पर। सेल डिवीजन कम हुआ तो आप याद रखिएगा, सेल डिवीजन कम हुआ, मोशन कम हुआ, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। एंड डिले इन फ्लावरिंग, इट इज नोन एज मोशन, मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा हमारे पास छोटा सा टॉपिक है टॉक्सिसिटी। अगर टॉक्सिसिटी समझना है तो आपको फिर से एक बार ऑप्टिमम कंसंट्रेशन समझना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जो पढ़ाया था उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पढ़ाते वक्त आपने देखा था देयर वाज अ नैरो रेंज, एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन थी। लेट्स सपोज इट इज 20 to 25। तो इसकी दो बाउंड्री थी, लोअर बाउंड्री थी क्रिटिकल कंसंट्रेशन, भैया अपर बाउंड्री भी होती है और अपर बाउंड्री भी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, याद रखना। 20 से लेकर 25 तक अगर पौधे की कंसंट्रेशन है तो ग्रोथ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन अगर 25 से ज्यादा आपने कंसंट्रेशन ले ली, उस अपने एग्जांपल में 20 to 25, इससे ज्यादा मोर कंसंट्रेशन ले ली, अगर मोर कंसंट्रेशन ले ली तो भी ग्रोथ का रिटार्डेशन हो जाएगा। और ग्रोथ का रिटार्डेशन होने का मतलब है इस बार ग्रोथ जो हुई है वो कमी की वजह से नहीं हुई है। मिनरल जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होता था तो हम लोग बोलते थे डेफिशिएंसी। अभी मिनरल बेटा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा है, मोर है, मोर कंसंट्रेशन है, इस वजह से हम लोग इसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी। तो सिंपल सीधे शब्दों में व्हाट इज टॉक्सिसिटी? व्हेन द मिनरल कंसंट्रेशन इज मोर देन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इन सॉइल, व्हेन द concentration of mineral elements is greater than optimum concentration। अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से इनकी बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा है तब हम इसे टॉक्सिसिटी बोलेंगे। और अगर आप भूले नहीं हो तो आपको याद होगा मैक्रो और माइक्रो की डेफिनेशन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से कम होना चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें ऑलरेडी कम चाहिए, कम चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में अगर तुमने कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी तो टॉक्सिसिटी जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली टॉक्सिसिटी जो होते हैं वो माइक्रो करते हैं जनरली। मैंने ऑलवेज शब्द नहीं कहा है, मैंने बोला जनरली, इसीलिए टॉपिक का नाम है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्यों माइक्रो न्यूट्रिएंट ही शो करते हैं? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन जब पढ़ाई गई थी तो आपको पढ़ाया गया था माइक्रो कम मात्रा में चाहिए, 10 मिलीमोल से कम मात्रा में चाहिए। अगर 10 मिलीमोल से कम मात्रा में चाहिए तो इनको अगर बढ़ा दिया तो टॉक्सिसिटी शो कर देगी। और टॉक्सिसिटी शो करने का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। देखिए जनरली ये टॉक्सिसिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट के द्वारा शो होती है। तो आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया है।
एग्जाम्पल दिया है मैग्नीज टॉक्सिसिटी, आपके एनसीईआरटी में मैग्नीज टॉक्सिसिटी के नाम से एक एग्जाम्पल दिया गया। देखिए यहां पर एक पौधा है और पौधे को मैग्नीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा दिख रही है सॉइल में, सॉइल में बहुत सारा मैग्नीज है। तो पहले ही आप देख लीजिए मैग्नीज एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो उस बात में कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉरी देयर में बी सम प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम कई बार हो जाती बेटा। ओके तो मैं देखता रहूंगा। ओके तो आपने देखा अगर मैग्नीज सॉइल में ज्यादा है, अगर मैग्नीज सॉइल में ज्यादा है तो मैग्नीज खुद ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा पौधे, और अगर खुद ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा तो ये दो मिनरल एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन को रोकेगा, एक तो मैग्नीशियम दूसरा आयरन, यानी कि आयरन और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ओके पहला चीज, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी कैसे बिहेव कर रही है वो देखने की कोशिश करिए। अगर मैग्नीज एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो मैग्नीज खुद तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो मैग्नीशियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करेगा। अच्छा इसके बाद वो जो मैग्नीज एब्जॉर्ब हुआ है वो तो रूट पे एब्जॉर्ब हुआ है, और रूट से वो डिफरेंट पोजीशन पे जाता है, डिफरेंट पोजीशन पे जाता है, और डिफरेंट पोजीशन पे जाने को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो देखो पहले खुद ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, मैग्नीशियम और आयरन को कम एब्जॉर्ब होने दिया, और खुद ज्यादा ट्रांसलोकेट हो रहा। ट्रांसलोकेशन के दौरान ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, यानी खुद तो बेटा ट्रांसलोकेशन हो जाएगा लेकिन कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को कम करेगा। ओके इसके बाद अपनी साइट पे पहुंचेगा और साइट पे मिलेंगे उसे एंजाइम, और उन अगर मैग्नीशियम की जरूरत है कि मैग्नीशियम वहां पर जुड़ना चाहेगा तो उसे नहीं जुड़ने देगा और खुद वहां पर उस एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत कर रही है, ट्रांसलोकेशन में भी दिक्कत कर रही है, और एंजाइम एक्टिविटी में दिक्कत कर रही है। तो किसका एब्जॉर्प्शन हैम्पर कर रही है, मैग्नीशियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है। किसके ट्रांसलोकेशन को कम कर रही है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को कम कर रही है। और एंजाइम में किसके कर रही है, एंजाइम एक्शन पे ये कंपीट कर रही है बेटा मैग्नीशियम के साथ। तो एक्चुअली मैग्नीज टॉक्सिसिटी है एक्चुअली इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, तीन लोगों की डेफिशिएंसी है। बोलो किसकी, मैग्नीज डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो याद रखना मैग्नीज खुद तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन इन लोगों को नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए टॉक्सिसिटी आर डिफिकल्ट टू डायग्नोस। अगर हम टॉक्सिसिटी को बेटा डायग्नोसिस करने जाएं तो हमें डिफिकल्टी होती है डायग्नोस करने में, हमें इनको डायग्नोस कर पाने में थोड़ी मुश्किल होती है, ये याद रखना। क्या मुश्किल होती है वो आपके सामने मैंने बता दिया। तो हमने क्या देखा, टॉक्सिसिटी ऑफ द मिनरल एलिमेंट आर डिफिकल्ट टू डायग्नोस। क्यों डायग्नोसिस, क्योंकि जिसे तुम मिनरल की टॉक्सिसिटी समझ रहे थे, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी समझ रहे थे, वो मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी निकली। और इस तरीके से हमने जाना कि अगर मैग्नीशियम कभी भी पौधे में बढ़ जाएगा तो वहां पर जो वेन हो जाएंगी वो पीली पड़ जाएंगी, क्लोरोटिक वेन हो जाएंगी, क्लोरोटिक वेन पीली पड़ जाएंगी वेन्स पत्तियों की, एंड उनमें ब्राउन स्पॉट आएंगे। तो अगर कोई पूछे क्लोरोटिक वेन और ब्राउन स्पॉट आना किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, तो आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम।
लेकिन मैं पूछूं किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप बोल सकते हो कैल्शियम की, साथ साथ डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। यानी एक मिनरल एलिमेंट की टॉक्सिसिटी दूसरे मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये हमने आपके सामने प्रूव कर दिया। और जैसे ही इतना प्रूफ हुआ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए। चलिए नए टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Next topic is mechanism of absorption of mineral element. The next topic is mechanism of absorption. देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन समझने के लिए आपको पौधे की जड़ को बहुत आसानी से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो आप जड़ के बारे में देखिए कि एक तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद यहां पर है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद है एंडोडर्मिस, ये मैं आपको एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूं। एंडोडर्मिस के बाद है पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद है जाइलम। तो मैं इसे मान लूं कि ये जाइलम है। तो पौधे का मिनरल का, ये रहे मिनरल्स, मिनरल का सॉइल से जाइलम ऑफ रूट तक पहुंच जाना, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट तक पहुंच जाना, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन के दौरान उसे रास्ते में क्या क्या मिलेगा? दो तरीके के पाथवे मिलेंगे। वन इज नोन एज एपोप्लास्ट, दूसरा मिलेगा सिम्प्लास्ट। तो अभी आपको समझना पड़ेगा, मैं यहां बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरीसाइकल है, और इसके बाद ये वेसल है, ये जाइलम है। तो आप जाइलम तक पहुंचेंगे थ्रू रूट हेयर, लेकिन आप रूट हेयर में पहुंचे इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए, इंटरसेलुलर स्पेस से, यानी सेल के अंदर ना घुसे, सेल वॉल के थ्रू घुसे, इंटरसेलुलर स्पेस से घुसे। तो इसे बोलते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के द्वारा जो भी सब्सटेंस होता है वो सेल के अंदर नहीं एंट्री करता। पर मान लीजिए आप सेल से साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म चल रहे हैं, अगर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म चल रहे हैं तो बेटा आपको बोला जाएगा सिम्प्लास्ट। तो दो तरीके के रास्ते हैं, एक में आप सेल के अंदर घुस जाते हैं और दूसरे में आप सेल के अंदर ना घुस के इंटरसेलुलर स्पेस से एंट्री करते हैं। तो दो तरीके के रास्ते, वन इज एपोप्लास्ट, अनदर वन इज नोन एज सिम्प्लास्ट। तो याद रखना, मिनरल का जो पहला एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट फेज होता है, ये रैपिड फेज है और ये एपोप्लास्ट से होता है। और एपोप्लास्ट से फ्री स्पेस में मिनरल पहुंच जाते हैं। फ्री स्पेस का मतलब है कोशिकाओं के बीच में मिनरल पहुंच गए, ये कोशिकाओं, क्योंकि बेटा यहां पर कोशिकाओं के बीच में यहां मिनरल पहुंच गए। और उसके बाद जो सेकंड फेज होता है, जो दूसरा फेज होता है, ये स्लो फेज है। और इस स्लो फेज के दौरान जो मिनरल आए हैं वो सेल के अंदर एंट्री करते हैं। और जब ये सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो इसे बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स दो प्रकार का है, सेल के अंदर जाना, इट इज नोन एज इनफ्लक्स, किसी भी सेल के अंदर जाना इट इज इनफ्लक्स, और किसी भी सेल से बाहर निकलना इट इज ई फ्लक्स। याद रखना, ई फ्लक्स ये डेफिनेट बेटा है। तो इनफ्लक्स या ई फ्लक्स करके हम लोग, ये जो कहानी हम देख रहे हैं वो यहां चल रही है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल दो प्रकार के रास्तों से होता है, वन इज नोन एज एपोप्लास्ट, अनदर वन इज नोन एज सिम्प्लास्ट। बाकी की कहानी कभी ना कभी हम दोबारा पढ़ेंगे। और एक बार मिनरल बेटा रूट के जाइलम तक आ गया तो रूट के जाइलम से उसे अलग अलग जगह पहुंचना है, अलग अलग टिश्यूज में पहुंचना है, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो दूसरा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल इज बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का मतलब है डिक्सन मास फ्लो, और डिक्सन एंड जॉली के मास फ्लो को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बेटा पानी ऊपर चढ़ेगा तो पानी के साथ साथ मिनरल भी ऊपर चढ़ेंगे थ्रू जाइलम। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। जब आप एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में देख लेंगे, देन देयर इज वन मोर
इंपॉर्टेंट साइकिल इट इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। हमारे बुक में नाइट्रोजन एलिमेंट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज नोन एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, या फिर आपकी बुक में नाइट्रोजन साइकिल के नाम से दिया गया है। इट इज नाइट्रोजन साइकिल। यस, पहले मैं नाइट्रोजन यानी कि पूरे 17 मिनरल एलिमेंट में, आप बुक ने 17 के 17 मिनरल एलिमेंट को नहीं डिटेल में पढ़ाया, केवल एक मिनरल एलिमेंट को पढ़ाया, दैट इज नाइट्रोजन, और बताया है नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब एट नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया, मेनली एज नाइट्रेट। इसके फंक्शन में आपने देखा है कि ये प्रोटीन बनाने में काम करेगा, नाइट्रोजन बेसिस बनाने में काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड बनाने में काम करेगा, वाइटामिन्स बनाने में काम करेगा, ये मिनरल सब काम कर रहा है। इसके अलावा क्लोरोफिल बनाने में काम करेगा। तो इसकी मेटाबॉलिज्म पौधे में कैसे होती है, उस मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमारे पास एक साइकिल है, एंड दैट साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। इसके पहले कि मैं वो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊं, आप इसको बहुत ध्यान से समझने के लिए दिमाग में आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन साइकिल के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल। चलिए हम लोग इस नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो ये एक बार कर पाऊंगा मैं, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ पूरा बोर्ड भर जाएगा और चीजें समझ में नहीं आएंगी कि शुरू कहां से हुई थी। इसलिए आप एक भी सेकंड भी नजर यहां से हटाइएगा मत। चलिए, सबसे पहले हमने देखा सॉइल, ये रही हमारी सॉइल। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी भाग हम लोग सॉइल बोलते हैं। अच्छा, सॉइल कैसे बनी? सॉइल नीचे बनी पेरेंट रॉक से। सॉइल में अगर हम लोग बेटा अपने जमीन को खोदें तो नीचे रॉक्स मिलती हैं, और ये जो रॉक मिलती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। और इन पेरेंट रॉक में होती है वेदरिंग, यानी बेटा पेरेंट रॉक में वेदरिंग होती है। यानी पेरेंट रॉक टूटती फूटती रहती है, जिसकी वजह से यहां पर वेदरिंग होती रहती है, और वेदरिंग की वजह से मिनरल्स ऊपर सॉइल में आते जाते हैं। तो मैं यहां पर पहला स्टेप लिख दे रहा हूं वेदरिंग, ताकि आपको मालूम चले कि मैंने कहां से शुरू किया था। तो आपने देखा वेदरिंग की वजह से पेरेंट रॉक से मिनरल बेटा सॉइल में आते रहते हैं। तो सॉइल में मिनरल किस किस फॉर्म में आते हैं? मेनली बेटा फॉर्म में आते हैं नाइट्राइट के, नाइट्रेट के, या फिर अमोनिया के। चलिए, मेनली आते हैं अमोनियम आयन के फॉर्म में, नाइट्राइट आयन के फॉर्म में, या फिर नाइट्रेट आयन के फॉर्म में। बस आप इतना देखिए, पेरेंट रॉक में होती है वेदरिंग। तो पहला स्टेप मैंने आपके सामने वेदरिंग लिख दिया, और वेदरिंग की वजह से मिनरल्स सॉइल से ऊपर आते हैं, और ऊपर सॉइल में जाकर के प्रेसिपिटेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो पहला नाइट्रोजन का इनपुट हुआ वेदरिंग के द्वारा, वो लिखा वेदरिंग ना। अब आप आइए एटमॉस्फेयर, और याद रखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बेटा 78% एज अ गैस। इसके अलावा ऑक्सीजन है लगभग 21%, ये भी गैसियस फॉर्म में। पर याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरली कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर अपनी रिएक्शन करें तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पर कभी कभी थंडरिंग की वजह से, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है थंडरिंग का कोई एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, तो कभी कभी थंडरिंग की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नॉक्सेस। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कई प्रकार की हो सकती है, NO के फॉर्म में हो सकती है, N2O के फॉर्म में हो सकती है, NO2 के फॉर्म में हो सकती है। मान लीजिए यहां पर एक NO2 नाम की गैस बन गई, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2।
नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होती हैं। तो ये जो NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है। अब आप कहेंगे वाटर कहां से आया? थंडरिंग के समय पर रेन भी होती है, तो उस रेन के दौरान ये वाटर आ गया। तो जैसे ही बेटा NO2 H2O के साथ रिएक्शन करती है, तो आपको मालूम है दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करती हैं तो याद रखना जो भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ऑक्साइड में है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाती है। तो यहां पर आपने देखा नाइट्रोजन का +4 है, NO2 पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के चक्कर में यहां पर ये HNO2 और HNO3 प्रकार के एसिड बनाती है। वाई HNO2 में +3 है और यहां पर +5 है और यहां पर है +4। रूल ये था कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना पे है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा उनके एसिड में होनी चाहिए, लेकिन एसिड +4 वाला मिला नहीं, यहां पर +4 है, इसलिए इन दोनों का एवरेज +5 +3 हो गया 8, 8/2 दैट इज 4। ये दोनों एसिड बने और ये दोनों एसिड बारिश के साथ जमीन पर आए, और जब बारिश के साथ जमीन पर आए तो इसे हुई एसिड रेन, और जैसे ही एसिड रेन हुई, इस एसिड रेन की वजह से जो बेटा ये एसिड जमीन में पहुंचा उस एसिड ने HNO2 से H हटाया तो NO2 दैट इज नाइट्रेट बन गया, HNO3 से H हटाया तो नाइट्रेट बन गया। तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इस तरीके से हमारी सॉइल में आए। अगर मैं सॉइल में इन चीजों को दिखा सकूं तो इट इज नथिंग बट आप देखेंगे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में थी वो पकड़ी गई और वो आयनिक फॉर्म में पकड़ के रख दी गई, और इस तरीके से इसकी इस गैस को हमने फिक्स करके नाइट्राइट और नाइट्रेट बना दिया, एंड दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चा इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दूसरा स्टेप मैंने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर किसी भी बच्चे को नाइट्रोजन फिक्सेशन में दिक्कत है तो मैं एक बार और दोहरा दूं, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत ध्यान सुनो कि किसी भी तरीके से जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है जो यूज की लायक नहीं थी, गैस फॉर्म इज नॉट यूजेबल, उस ना यूज होने वाले फॉर्म को हमने फिक्स कर दिया नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में। कभी कभी अमोनियम आयन के फॉर्म में भी ये बेटा फिक्स होती है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको हमने NO2 और NO3 के माइनस के फॉर्म में कराया। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहीं कोई बायोलॉजी नहीं लगी, तो हम लोग ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन को बोलते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें फिजिक्स लग रही है। क्या फिजिक्स लग रही है? क्योंकि बेटा थंडरिंग ना होती और बेटा इलेक्ट्रिसिटी ना होती, वो थंडरिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनर्जी मिली और उसकी वजह से N2O2 आपस में रिएक्ट किए, नॉक्सेस बनी, नॉक्सेस ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, HNO2 HNO3 बने, HNO2 HNO3 बारिश के साथ आए, दैट इज नोन एज एसिड रेन, और वो डिपॉजिट हुए NO2 और NO3 माइनस के रूप में, और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। लेकिन कभी कभी यूं भी होता है, मैं एक बार रेड पेन थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, कभी कभी यूं भी होता है कि नाइट्रोजन गैस, फिर से नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि बाद में अमोनियम आयन के रूप में बेटा फिक्स हो जाता है, और ये काम किया जाता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बेटा बैक्टीरिया। और तब सॉल्व हो जाती है बायोलॉजी। तो इस तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। डिटेल में चल रहे हैं इसलिए आप सीखते जाइए। तो एक इनपुट आपने किया सॉइल से बाय वेदरिंग, और दूसरा इनपुट आपने लिया एनवायरनमेंट से बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो प्रकार का, नंबर 1 इज नोन एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नंबर 2 इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, दोनों में गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू
यूजेबल फॉर्म इन सॉइल वेदर इट इज इन अमोनिया और इन नाइट्राइट और इन नाइट्रेट। तो दो फॉर्म हो गए, एक इनपुट किया वेदरिंग से, दूसरा इनपुट किया हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, दो बात हो गई। नाउ द थर्ड थिंग, तीसरी बात है पौधे द्वारा नाइट्रोजन का यूज करना, और पौधा इसे एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। सो थर्ड पोर्शन इज एब्जॉर्प्शन, भूलिएगा मत, तीसरी बात है एब्जॉर्प्शन। वैसे तो बेटा तरह तरह के बेटा सॉल्ट प्रेजेंट है, नाइट्राइट प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, लेकिन मेनली जो बेटा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, NO3-। से हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये नाइट्रेट पहुंचा लीफ में, याद रखना लीफ में क्यों पहुंचा, क्योंकि ये यूजेबल फॉर्म नहीं है, केवल ट्रांसलोकेट करने का फॉर्म है। नाइट्रेट पहुंच जरूर गया लेकिन यूज नहीं हो रहा, सो वो नाइट्रेट ट्रांसलोकेट हो गया, एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसलोकेट होकर के लीफ में पहुंचा, और लीफ में पहुंचने के बाद ये नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। याद रखिएगा, नाइट्रेट पौधे के अंदर अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और अमोनिया में कन्वर्ट होने का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की जगह पर यहां हाइड्रोजन हो गई, इसका मतलब नाइट्रेट का हो गया रिडक्शन। तो यहां पर एक प्रोसेस हुआ, इट इज नोन एज नाइट्रेट रिडक्शन। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से सुन ले, इट इज नोन एज नाइट्रेट रिडक्शन। तो मैं यहां पर चौथा पोर्शन लिख सकता हूं, नाइट्रेट रिडक्शन। मैं सारे पॉइंट एक एक करके लिख रहा हूं ताकि आपको मालूम चल सके कि आप कहां पहुंच रहे। अमोनिया के फॉर्म, नाइट्राइट के फॉर्म, नाइट्रेट के फॉर्म में बेटा मिनरल प्रेजेंट थे, लेकिन मिनरल जनरली किसके रूप में एब्जॉर्ब हुए, नाइट्रेट के फॉर्म में। ये नाइट्रेट गए लीफ में, लीफ में नाइट्रेट से बना अमोनिया, एन यहां, ऑक्सीजन यहां, हाइड्रोजन यहां, ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन आ गया, मतलब रिडक्शन हो गया, यहां पर हुआ नाइट्रेट रिडक्शन। और इस नाइट्रेट रिडक्शन से जो अमोनिया बनी, बनाए अमीनो एसिड, इस अमोनिया ने बनाए प्रोटीन, इस अमोनिया से बनी विटामिन्स। इसका मतलब है इस पौधे ने इस नाइट्रोजन को यूज कर लिया, पौधे ने नाइट्रोजन को यूज कर लिया, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। इस शब्द को याद रखिएगा, एसिमिलेशन। फिर देखिए, वेदरिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट रिडक्शन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है पौधे ने नाइट्रोजन को खाके, पौधा नाइट्रोजन खाके बैठ गया। अब खुद ही सोचिए, आपने सॉइल से नाइट्रोजन दी तो भी पौधा ले गया, आपने नाइट्रोजन दी तब भी पौधा ले गया। इसका मतलब नाइट्रोजन एक जगह से आई और पौधे के अंदर घुस गई, नाइट्रोजन दूसरी जगह से आई तब भी पौधे के अंदर घुस गई। ये तो साइकिल ना हुई, ये तो पौधा लेकर के बैठ गया। अब क्या होगा, अब पौधा मरेगा, यानी पौधे की पत्तियां मरेंगी, या पत्तियां मरेंगी या कुछ भी होगा। तो सबसे पहले जिस समय पौधे की डेथ होगी, तो डेथ होने, फिर से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, डेथ होने के दौरान, यहां पर मैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां लिख दे रहा हूं, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ ना करें। तो जब पौधा मरा, जिस समय पौधा मरा, सॉरी, जिस समय पौधा मरा, तो याद रखना इसके पौधे के जो बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, वो सड़ने गलने लगेंगे। सड़ने गलने के दौरान एक प्रोसेस होगा डीअमीनेशन, याद रखिएगा डीअमीनेशन, यानी जो प्रोटीन होगी वो टूट करके अमीनो एसिड बनाने लगेगी, अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगी, बहुत सारा प्रोसेस, यानी कि जो ये प्रोटीन बनी थी, इस प्रोटीन से बनने लगेंगे अमीनो एसिड। ए का मतलब अमीनो एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमीनेशन। तो छठा पॉइंट मैंने यहां लिख दिया, डीअमीनेशन। और वो जो अमीनो एसिड बने हैं वो फाइनली अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। तो सातवां पॉइंट है अमोनिफिकेशन। याद रहे, फिर से देख लो, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर नाइट्रेट रिडक्शन हुआ, नाइट्रेट रिडक्शन के बाद
नाइट्रेट रिडक्शन के बाद उसका एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन के बाद पौधा बहुत दिनों बाद मरा, मरने के बाद उसके ऑर्गेनिक मटेरियल डीअमीनेट करके अमीनो एसिड बना दिए, अमीनो एसिड ने अमोनिया कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया में कन्वर्ट करना इट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। आपने ध्यान से देखा, अमोनिया तब भी बनेगी जब इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को अमोनिया बनाया गया, अमोनिया तब भी बनेगी जब कोई पौधा मर के सड़ने गलने लगेगा। सो अमोनिया बनना इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया अगर गैस से बने इट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया अगर सड़ने गलने से बने इट इज अमोनिफिकेशन। और जैसे ही अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिया बन चुकी है। नाउ ये अमोनिया इट विल कन्वर्ट इनटू अमीनो सॉरी नाइट्राइट, and nitrite will convert into nitrate. Ammonia will convert into nitrite, nitrite will convert into nitrate in a soil. Soil में पड़ी पड़ी है अमोनिया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे, and this process is known as nitrification, my dear, nitrification. इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। सो हमारा 8वां पॉइंट जो बनेगा इट इज नथिंग बट नाइट्रिफिकेशन। और इस नाइट्रिफिकेशन को मैंने पहले भी पढ़ाया था। नाइट्रिफिकेशन में पहला स्टेप, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे आप, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इन बैक्टीरिया को मत भूलिएगा, सॉरी, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए इट इज नोन एज नाइट्रोबैक्टर। सो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं कहीं अलग से लिख दे रहा हूं, कहीं पर भी लिख दीजिए, नाइट्रिफिकेशन के वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इस जगह पर लिख दे रहा हूं, भगवान आप तक बैक्टीरिया है। और ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इनके 3 नाम हैं, वन इज नोन एज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। तो ये तीनों बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप हैं, भूलिएगा मत, कीमो ऑटोट्रॉप। और इनको पढ़ाते वक्त मैंने जब मोनेरा पढ़ाया था तब बताया था, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन ये खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस ना करके कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो अब देखिए, सॉइल से लिया वेदरिंग के द्वारा, एटमॉस्फेयर से लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, और पौधे को दे दिया, पौधे ने वापस सॉइल को कर दिया। देखिए, सॉइल से लिया पौधे को दिया, एटमॉस्फेयर से लिया तब भी पौधे को दिया, पौधा मरा सॉइल को दे दिया, लेकिन पौधे ने एटमॉस्फेयर को नहीं लौटाया। यस, कभी कभी एक प्रोसेस होता है कि सॉइल में प्रेजेंट जो भी सॉल्ट होते हैं ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। मेरे पास रेड पेन ही है ताकि यहां पर दिख जाए, इस प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। सो नवा प्रोसेस मैं यहां लिख दूं, 9th प्रोसेस यहां लिख दूं, डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए बैसिलस, एक बैक्टीरिया है थायोबैसिलस और दूसरा बैक्टीरिया है सूडोमोनास। सूडोमोनास। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैंने पहले बोल दिया था, जब मैं ये साइकिल शुरू करूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा अगर इस पूरे मकर जाल में तुम पहला प्रोसेस देख सको। इसीलिए मैंने पहले लिखा वेदरिंग, पेरेंट रॉक ने अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन बनाया, वेदरिंग हो गया। गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में आई, अमोनियम फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने प्रकार का? 2, वन इज फिजिकल, अनदर वन इज नोन एज बायोलॉजिकल। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, थंडरिंग से, और बायोलॉजिकल नाइट्रो फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो पहला हो गया वेदरिंग, दूसरा हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा पौधे ने एब्जॉर्ब किया, किस फॉर्म में? मेनली नाइट्रेट।
नाइट्रेट कहाँ गया? सॉइल में, उसका हुआ रिडक्शन। तो तीसरा पॉइंट एब्जॉर्प्शन के बाद आया नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन अमोनिया, अमोनिया का हो गया एसिमिलेशन, प्रोटीन बना दिया। एसिमिलेशन के बाद पौधे ने पूरा का पूरा खाना लेकर के अपनी बॉडी बना ली। अब पौधा मरेगा, पौधा मरने पर पहला प्रोसेस होगा डीअमीनेशन, डीअमीनेशन के बाद होगा अमोनिफिकेशन। डीअमीनेशन से प्रोटीन से बनेंगे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनेगी अमोनिफिकेशन के बाद ये अमोनिया कन्वर्ट होगी नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, इट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन 8वां स्टेप था, जो 2 स्टेप प्रोसेस था। पहले स्टेप पे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस और दूसरे स्टेप में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर कीमोऑटोट्रॉप है। इसके बाद आपने सॉइल से लिया, पौधे को दिया, एनवायरमेंट से लिया, पौधे को दिया, सॉइल को दे दिया। तो ये कोई साइकिल नहीं हुई। अगर तुमने सॉइल से लिया, सॉइल को दिया, यहां तो साइकिल पूरी हो गई, लेकिन आपने एनवायरमेंट से लिया लेकिन एनवायरमेंट को नहीं दिया। तो मैं देता हूं कभी कभी सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में वापस उड़ जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से कुछ उल्टा जुलता है, और इसको करने वाले बैक्टीरिया थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। और इस तरीके से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल नाम का जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, मैंने उसे पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे भी समझा, अगर कुछ नहीं समझा तो आप ये रट्टा मार ले इन 10 पॉइंट को, अगर इनका दिमाग में आपको काम चलता रहा तो काम बन जाएगा। यस, पहला पॉइंट है वेदरिंग, दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है नाइट्रेट रिडक्शन, पांचवा है एसिमिलेशन, छठा है डीअमीनेशन, सातवां अमोनिफिकेशन, आठवां नाइट्रिफिकेशन, नौवां डीनाइट्रिफिकेशन। और आप लकी हैं कि ये 9 प्रोसेस डिटेल में नहीं है। हम लोग सारे प्रोसेस डिटेल में पढ़ते थे। अब आपको मालूम चलेगा कि 9 प्रोसेस में केवल एक प्रोसेस है जो आपको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी 2 प्रकार के, फिजिकल और बायोलॉजिकल। वो भी जो बेटा डिटेल में पढ़ना है, वो भी बेटा आधा पढ़ना है, और आधे में पढ़ना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इन 9 प्रोसेस में हमारे पास आखिरी टॉपिक आया, इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो घबराइएगा मत, मैंने पहले ही बोला था एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ये रहा। और ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म से अमोनिया के फॉर्म तक कन्वर्ट हो जाए और ये पहुंच जाए सॉइल में। तो याद रखना, नाइट्रोजन गैस अमोनिया बना दे बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। चूंकि बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है नोन एज नाइट्रोजिनेज, तो नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम की मदद से जब भी नाइट्रोजन गैस अमोनिया के रूप में सॉइल में बेटा पहुंच जाएगी, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें लिखा होगा नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज। तो घबराइएगा मत, ये नाइट्रोजिनेज का सोर्स ही बैक्टीरिया है। खत्म, ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन कोई पूछे व्हाट इज, तो बोलो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस यूजेबल फॉर्म में सॉइल तक पहुंच जाए, सॉइल तक यूजेबल फॉर्म में पहुंच जाए, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आइए इसका एक चार्टिंग करते हैं, पूरा चार्ट बना देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगर पूरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का चार्ट आ गया तो काम बन जाएगा। चलिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, टाइम कम है तो मैं पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इसी तरीके से इस चार्ट के द्वारा ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोग पढ़ लेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके का होता है। पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है जहां पर फ्री लिविंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और दूसरे तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बैक्टीरिया पौधे के अंदर रूट नोड्यूल बनाकर रहते हैं। मैं फिर से बोल दूं, यहां पर जो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, पौधों की जड़ों में रूट नोड्यूल के अंदर
बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो याद रखना यहां दो लोग साथ साथ रहते हैं, एक तो प्लांट और दूसरा बैक्टीरिया। तो प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में सिम्बियोसिस हो, इस तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अगर बैक्टीरिया सॉइल में फ्री पड़े हुए हैं, ये बैक्टीरिया सॉइल में फ्री बैक्टीरिया पड़े, अकेले पड़े हुए, देन इट इज नोन एज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा मेनली दो प्रकार का होगा। वन इज एरोबिक। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी फ्री लिविंग पड़े हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। और दूसरा है एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। एरोबिक के एग्जाम्पल है फ्री लिविंग, एरोबिक के एग्जाम्पल है ए एंड बी। ए फॉर एजोटोबैक्टर, बी इज बीजेरिंकिया। ओके। और एनारोबिक का एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। इसके अलावा एनसीईआरटी फ्री लिविंग कंडीशन में एक और बैक्टीरिया का नाम लेती है, दैट इज नोन एज बैसिलस, जिसकी एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन हमें पता नहीं। तो याद रखना ये तो बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। देयर आर सम साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो, अगर आप भूले नहीं हैं तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर बताई थी हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट भी नाइट्रोजन फिक्स करती थी। एग्जाम्पल थे एनाबिना एंड नॉस्टॉक। ये हो गया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? एरोबिक में एजोटोबैक्टर, बीजेरिंकिया, एनारोबिक के रोडोस्पाइरिलम, ये फ्री लिविंग में ही है। और फ्री लिविंग में ही बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, और फ्री लिविंग में ही साइनोबैक्टीरिया है जो नॉस्टॉक और एनाबिना के रूप में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ना सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के पास याद रखना इन बैक्टीरिया के नाम हो सकते हैं राइजोबियम। मैं एक बैक्टीरिया का नाम ले रहा हूं, राइजोबियम। इस बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, और यह एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। याद रखना इट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। ऑक्सीजन सेंसिटिव होने की वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देयर इज नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से सुन लो, रूट नोड्यूल में, रूट के अंदर पाए जाने वाले नोड्यूल में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रह रहा है। वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव है। तो ऑक्सीजन अगर गई तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया तो जिंदा रहेगा लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन तो वहां रहेगी, क्योंकि रूट तो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकती। तो ऑक्सीजन से बचने के लिए याद रखना इनके पास ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग पिगमेंट पाया जाता है। याद रखना ऑक्सीजन से बचने के लिए नाइट्रोजिनेज जहां पर भी रहता है वहां पर ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग एक पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का मतलब है लेगोमिनस होमोग्लोबिन, और ये लेगोमिनस होमोग्लोबिन आपके रूट नोड्यूल में पाया जाता है, रूट नोड्यूल। इसलिए ये बैक्टीरिया के अंदर आराम से सरवाइव कर जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार का है, एक है राइजोबियम के द्वारा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा और जानने की जरूरत है, वो मैं पढ़ा दे रहा हूं। एक बार इतना चार्ट आउट कर लीजिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके का होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक और एनारोबिक दो प्रकार का होता है। एरोबिक में एजोटोबैक्टर बीजेरंकिया, एनारोबिक में रोडोस्पाइरलम। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, एनाबिना नॉस्टॉक। इसके अलावा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एक बार सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को और देख लो। वैसे तो मैंने आपको पूरा बता दिया सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के दौरान दो तरीके के प्लांट हैं। एक है लेग्यूमिनस प्लांट, दाल वाले पौधे, और दूसरे हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट, दूसरे हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब है फैमिली फैबेसी, जैसे कि ग्राम, चना, बीन एक्सेट्रा। इन लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होंगी सीधे, उन जड़ों में एक नोड्यूल पाया जाएगा, नाम है रूट नोड्यूल। और उस रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, नाम याद रखिएगा। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। उस रूट नोड्यूल के अंदर ही क्यों बैक्टीरिया रहेगा, वहां पर एक पिगमेंट पाया जाएगा, दैट इज नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का मतलब ही होता है लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। दैट्स इट। बैक्टीरिया यहां पर राइजोबियम है। पर देयर आर सम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी हैं। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एक प्लांट का नाम है एल्नस, यानी ये दाल वाला पौधा नहीं है। लेग्यूमिनस का मतलब दाल वाला पौधा, और नॉन लेग्यूमिनस का मतलब जो दाल के वाला पौधा ना हो। एल्नस नाम के पौधे में भी रूट नोड्यूल बनता है, उसके रूट नोड्यूल में भी बैक्टीरिया होता है। बस अंतर याद रखना, उसके बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया। तो यहां पर भी रूट नोड्यूल है, यहां पर भी रूट नोड्यूल है, और दोनों के रूट नोड्यूल में एक ही एंजाइम है। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। सो ऑक्सीजन से बचने के लिए, ऑक्सीजन से बचने के लिए इनके चारों तरफ पिगमेंट होते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉन लेग्यूमिनस की बात नहीं कर रहा हूं, लेग्यूमिनस प्लांट में इस पिगमेंट का नाम लेग हीमोग्लोबिन है। बस क्वेश्चन कहां याद रखना है, लेग्यूमिनस प्लांट के बैक्टीरिया का नाम राइजोमियम, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के बैक्टीरिया का नाम फ्रैंकिया। लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल ग्राम बीन, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल एल्नस। इसके बाद ये नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी कैसे करता है वो भी देख लीजिए आप लोग। हाउ दिस नाइट्रोजिनेज परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बोलते हैं एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम को उन्होंने एक एनिमेटेड डायग्राम के द्वारा बनाने। ओके, थोड़ी देर के लिए हमारा टॉपिक गया, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करता हूं। नाइट्रोजन जब कभी भी बेटा नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनाएगा। कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटते जाएंगे। पहले मैंने देखा था नाइट्रोजन के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे। पहला बॉन्ड टूटा, वैलेंसी खाली हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे और अमोनिया बन जाएगी। लकीली यहां पर इन्होंने एक इक्वेशन भी लिखी है, और वो इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन will plus 16 ATP will produce 2 मोल ऑफ एमोनिया, 2 मोल अमोनिया बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 16 ADP, और इसके अलावा 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। याद रखना, अगर कभी दिक्कत आए तो इन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन की जगह 8 हाइड्रोजन लिख लेना चलेगा, या 4H2 लिख लेना तब भी चलेगा।
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में एक नाइट्रोजन होता है। तो याद रखना वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि 2 मोल अमोनिया को बनाने के लिए 16 एटीपी की जरूरत है। 2 मोल अमोनिया को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी की जरूरत है। तो 1 मोल अमोनिया को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी की जरूरत होगी? इट इज 8 एटीपी। वो क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितनी एटीपी की जरूरत होगी? इसका भी आंसर 16 एटीपी होगा। लेकिन हम टीचर्स इन क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनेशन करने के लिए, देखिए यहां पर लिख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनेशन करने के लिए 16 एटीपी की जरूरत है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनेशन करने के लिए 16/8 दैट इज 2 एटीपी। और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन बनाते जाएंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर पूरा हो गया है। बस फेट ऑफ अमोनिया एक छोटा सा टॉपिक है। फेट ऑफ अमोनिया ये लास्ट टॉपिक है कि अमोनिया का क्या फेट है। और फेट ऑफ अमोनिया में 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है रिडक्टिव अमीनेशन और दूसरा प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन। ये आखिरी पेज है। मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों प्रोसेस आराम से पढ़ लेंगे और मुझे बताएंगे। सो दूसरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन पूरा। थैंक यू वेरी मच आपके सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।